सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज सबसे बड़ी खबर क्या थी? यही कि 2024 में दो जो चेहरे हैं वो कितनी ताकत से अपनी बात को आगे रख पाते हैं और कितनी सच्चाई से अपनी बात को आगे रख पाते हैं। 2024 में बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए राहुल गांधी कैसे जोर लगा रहे हैं उसकी बानगी एक बार फिर आज देखिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद से उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिख रहा है। बयानों और दावों में यह आत्मविश्वास नजर भी आ रहा है। हालांकि उस पर खूब कंट्रोवर्सी चल रही है। खूब बयानों को लेकर बीजेपी आक्रामक हो रही है। एक इंटरव्यू में राहुल ये दावा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। 2024 का चुनाव लोगों को हैरान करने वाला होगा। बीजेपी के खिलाफ बहुत अच्छे से विपक्ष एकजुट हो चुका है। सभी विपक्षी दलों के साथ बात वो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सभी विपक्षी दलों को गोलबंद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हो जाएगा। चुनाव में कहीं सपोर्ट लेना होगा तो कहीं सपोर्ट देना होगा। गिव एंड टेक का फॉर्मूला बता रहे हैं। राहुल गांधी के दावों को मोदी विरोधी पार्टियां भी समर्थन देती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र और बिहार के सहयोगी दल राहुल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल अपने अपने हिसाब से विपक्ष की गोलबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि एकता का पेच कितना सुलझेगा और कितना उलझेगा। पहले आप ये खबर देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देखिए और उसके बाद दो खास मेहमान, क्योंकि आज मुस्लिम लीग से लेकर तमाम इतिहास के पन्नों को राहुल गांधी पलटते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कैसे ये प्लान मोदी को हराने का सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर ये धराशायी हो जाएगा, इसी पर आज बहस होगी। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। I think the Congress party will do very well in the next election. राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे सहमत हूं। लार्जर गोल जो है कि देश को एक विकल्प देना, एक प्रगतिशील विकल्प देना। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। दिल्ली से तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर बैठकर देश में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रहे हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी को सत्ताहीन करने के लिए विपक्षी एकता का गुणा गणित भी समझा रहे हैं। I think the Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people. I think we'll surprise people. And I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 election. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own. जिन दलों का हाथ थामकर राहुल 24 के चुनाव में चौंकाने वाले नतीजों का दावा कर रहे हैं, वो भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे सहमत हूं। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ही बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे। ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। राहुल गांधी की ये बात बहुत समझदारी की बात है और बड़े नेता इस प्रकार से ही बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे। अपोजिशन यूनिटी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। इस शब्द का भाव क्या है? तो वो चल रही है प्रक्रिया, उसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिक्कत होगी, लेकिन लार्जर गोल जो है कि देश को एक विकल्प देना, एक प्रगतिशील विकल्प देना, रेटोरिक से अलग हट करके बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक सरोकार, सामाजिक सौहार्द पर बातचीत होगी। उस संदर्भ में उन्होंने अपोजिशन यूनिटी की बात कही। मोदी को गद्दी से उतारने की तैयारी में जुटे राहुल मुसलमानों को लेकर भी केंद्र सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पैरोकारी तक कर रहे हैं। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. अमेरिका से प्रसारित राहुल के मुसलमान वाले बयान पर हिंदुस्तान में सियासी सूचकांक ऊपर पहुंच गया। न सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ताओं की फौज मैदान में है, बल्कि नाम लिए बगैर मोहन भागवत ने भी राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है।
अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं, उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। मुसलमानों का जिक्र कर मोदी सरकार पर प्रहार करने वाले राहुल गांधी बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए गोलबंदी कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या राहुल के नेतृत्व को नीतीश और केजरीवाल सरीखे नेता स्वीकार करेंगे। और इस पर बहस करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस वक्त आमने सामने और पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी। अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले अभय जी, आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भी बातें राहुल गांधी वहां 12,000 किलोमीटर दूर बैठकर कर रहे हैं उस पर खूब सारी कंट्रोवर्सी उठ रही है और बीजेपी सख्त हमलावर हो रही है। लेकिन आप ये मानते हैं कि 2024 के नतीजे चौंकाने वाले होंगे? बहुत स्वाभाविक बात। मुझे इको बहुत हो रहा है रूबिका जी, इसमें बोल ही नहीं पाऊंगा, बहुत इको हो रहा है। अभय जी का एको ठीक कर दीजिए। हेलो, अभी बेहतर है? ये इको ठीक है? नहीं, इको आ रहा है अभी भी। ये टेस्ट आप क्या नहीं करते ना, उसकी तकलीफ है पहले। हेलो सर, मैं जी। तो रूबिका जी, राहुल गांधी जी ने बहुत प्रासंगिक सवाल खड़े किए हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा रूबिका जी, इतना अधिक इको हो रहा है। अभय जी काम करते हैं, मैं सुधांशु जी से शुरुआत करती हूँ और उसके बाद ये एको ठीक करके और आपके पास आती हूँ। और अक्सर ये होता है, मैं माफी चाहती हूँ कि आप बोलते हैं और वो एको इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। सुधांशु जी, राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं वो जगह जगह पर एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं लोगों को और सवालों के जवाब जो दे रहे हैं। कंट्रोवर्सी उठ रही है उस पर, लेकिन कॉन्फिडेंट बड़े नजर आ रहे हैं। तो वैसे कॉन्फिडेंस में उनके पहले भी कोई कमी नहीं थी। 2014 और 19 में भी वो आस्तीनें पलट के खूब जोश और खरोश के साथ बोलते थे और उस कॉन्फिडेंस की भी परिणति हम लोगों ने देखी है। एक कहावत होती कभी कभी कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाना, मगर यहाँ ये 7 समुंदर पार पहुंचते हैं तो पता नहीं दिमाग कहाँ पहुंच जाता है और फिर पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। 3-4 महीने पहले गए थे इंग्लैंड में, जाके बोले थे कि सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी वाई दे आर नॉट रिएक्टिंग, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। तो कर्नाटक का चुनाव बगैर डेमोक्रेसी के जीत गए हैं। अब जो है चुनाव आयोग भी ठीक है, अब ईवीएम भी ठीक है। गुजरात और उत्तर प्रदेश बैडली हारेंगे तो कहेंगे नहीं वो चुनाव आयोग गलत था उसमें। और इतना ही नहीं, अगर सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय आए पिछले हफ्ते जिसपे इनका दावा है कि इनके पक्ष में आए तो न्यायालय सही है। पवन खेड़ा को राहत मिल जाएगी तो न्यायालय सही है, राहुल गांधी को राहत नहीं मिलेगी तो न्यायालय गलत है। मुझे लगता है कि देश की जनता इस विषय में प्रबुद्ध है कि आप बाहर जाकर अपने राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर तौलकर देश की अस्मिता, देश की सभ्यता, देश के सामाजिक सौहार्द पर जो आघात करते हैं वो देश भली भांति देख रहा है। और राहुल गांधी जी जो कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस की एक सुविचारित नीति है। वो ऐसा नहीं है कि वो अनायास कर रहे हैं, वो आदतन कर रहे हैं, फितरतन कर रहे हैं और शरारतन कर रहे हैं। तो कांग्रेस निरंतर इस प्रकार के, और मैं कहता हूं आज मुद्दे की बात कर लीजिए ना, वहां जाके मुस्लिम लीग को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये तो अपनी जगह बात है। देखिए बड़ी स्पष्ट सी बात है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? 10 मार्च 1948 को बनी, मोहम्मद इस्माइल थे। वो क्या थे? आजादी से पहले 46 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्ना की मुस्लिम लीग से चुन के आए थे। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। वही जो 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना की मुस्लिम लीग ने मांग की थी। और यह भी मैं बात बता दूं, आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत जिसमें आता है, जिसको उस जमाने में मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, और उस जमाने में 28 सीटें थी मुस्लिम के लिए, 28 की 28 जिन्ना की मुस्लिम लीग ने जीती थी और 95% वोट मिला था और उसकी सदारत यही कर रहे थे। और कहते हैं उसके बाद तो ये दूसरे हो गए। अच्छा चलिए ठीक है। फिर हिंदू कोड बिल के ऊपर नेहरू जी के जमाने में ये राज्यसभा में थे, मार्च 1954 में इन्होंने बहस करते हुए बाकायदा ये धन्यवाद दिया नेहरू जी को कि आपने जो ये कोड बिल लाए हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए लाए हैं, मुस्लिमों को शरिया के लिए अलग छोड़ दिया है। वाह, मतलब आपको किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता है। और 100 बातों की बात, मुस्लिम लीग सेकुलर है जिसके साथ आपका गठबंधन है केरल में, पर वो कहते हैं आपका भी तो गठबंधन रहा है।
जब आपको जरूरत थी तो आपने हमारा कब उनके दो गठबंधन लोगों रहा को है? लिया कभी कि ये नहीं बताएं लिया? कि भाजपा और मुस्लिम लीग का गठबंधन रहा हो। यदि किसी पार्टी का कोई विधायक टूटकर किसी दूसरी जगह चला गया तो वो गठबंधन नहीं। उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक कांग्रेस के विधायक टूट के आए थे, जनतांत्रिक बसपा बनी थी, बसपा ने हमको समर्थन नहीं दिया था, न कांग्रेस ने समर्थन दिया था। वह विषय यहां पे बताइए, अविभाजित आंध्र प्रदेश में मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ सरकार बना चुके, वो भी सेकुलर है। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, वो भी सेकुलर है। इनके जमाने में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, वो भी सेकुलर था। इनकी तो सेकुलर दृष्टि अद्भुत है। इनकी सेकुलर दृष्टि में अगर इनको मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आ रही तो कोई खास बात नहीं है। इनको जाकिर में शांति का मसीहा दिखता था, इशरत में बेटी दिखती थी, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग दिखती थी, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिखता था, अफजल में हालात का मारा दिखता था, हाफिज में साहब दिखता था, उसामा में जी दिखता था, भारत की सेना के चीफ में सड़क छाप गुंडा दिखता था। उसी दृष्टि से आपको मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आ रही है। मगर दृष्टि, सुधांशु जी, अभय जी कह रहे हैं आपकी दृष्टि में सेक्युलर का चश्मा बड़ा अलहदा है। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे अब, क्योंकि अब ये फेस ऑफ है और लगातार अभय दुबे जी को दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि चीन में जमीन, सुधांशु जी, चीन ने कब्जा कर रखी है। वो 1500 किलोमीटर का शायद जिक्र भी कर रहे हैं, दिल्ली जितना इलाका राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि जो भारत सरकार कहेगी, भारत का विदेश मंत्रालय कहेगा, भारत का रक्षा मंत्रालय कहेगा, भारत की सेना कहेगी, उस पर उनको भरोसा नहीं है। और चीन कह रहा है भारत हमारे इलाके में घुसा हुआ है, चीन पे भी भरोसा नहीं है। ये जानकारी कहां से मिल रही है? महत्वपूर्ण बात यह है। और आप ये समझिए, गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। किस फाइट में? गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड, हाथापाई वाली फाइट में। आप कल्पना कर सकते हैं 20 लोगों की मृत्यु हो जाए हाथापाई की फाइट में और दूसरी तरफ से एक भी व्यक्ति घायल ना हो। चीन ने अपने किसी मृत हुए सैनिक तो छोड़िए, किसी घायल सैनिक की भी सूची नहीं दी है, उसका भी आंकड़ा नहीं दिया है। जबकि इंटरनेशनल एजेंसी के अनुसार चाइना के 50 से 60 सैनिक मारे गए। अब आप सोचिए, जो इस ढंग की हास्यास्पद तर्क पे भरोसा कर सकता हो कि हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए हाथापाई की लड़ाई में और चाइना का एक भी घायल नहीं हुआ, अगर किसी की बुद्धि इस चीज को सहज मानती है तो मुझे लगता है उसकी बुद्धि इस लायक नहीं है कि उसकी बात का उत्तर दिया जा सके। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पर वो अपनी बातों को रखने के लिए फ्री हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो बार बार हवाला दे रहे हैं और वो कह रहे हैं अगर मैं गलत हूं तो सरकार जवाब दे दे। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। अरे उनकी पार्टी तो स्वच्छंदता और उद्दंडता भी देख रही है और हम उसके बाद भी कुछ नहीं बोलते हैं। ये बताइए, मोदी जी की मृत्यु के प्रकार, मौत की कामना करने वाले बयान, मतलब इमरान मसूद का 2014 का बोटी बोटी काट देने से लेके इनके महाराष्ट्र के नेता, शायद अब्दुल शेख उनका नाम था, जिन्होंने पता नहीं क्या कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत बोला। और छोटे मोटे नेता नहीं थे, सुबोध खान साया जी तो गृह राज्य मंत्री रह चुके, उन्होंने भी हिटलर की मौत और जाने क्या क्या बोला। उसके बाद कहते हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है। आज डिजिटल रिकॉर्ड का जमाना है। मैं चुनौती से कहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कांग्रेस ने जिस स्वच्छंदता के साथ नहीं, उद्दंडता के साथ, जिस घृणा के तरीके से, स्वेच्छाचारिता के साथ अनाप शनाप बातें बोली हैं, ऐसा पूर्व में किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं बोला गया। अभय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुधांशु जी, और आप जितनी बातें यहाँ पर कह रहे थे, शुरुआत जो है मुस्लिम लीग से अभय जी, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कॉन्फिडेंट तो राहुल गांधी पहले भी बड़ा नजर आए हैं। वो अपनी बाहों को चढ़ाकर, स्लीव्स को चढ़ाकर पहले भी खूब बयान देते थे, तो ये 2024 के कॉन्फिडेंस को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। पहली, दूसरी ये बात, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ आप अपनी सारी बातें रखें, कनेक्ट नहीं हो पाए थे हम। दूसरा, चीन को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा है, सुधांशु जी बहुत क्लियरली आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस पर भरोसा करते हैं? चीन कह रहा है भारत हमारे इलाके में घुस आया है, हिंदुस्तान की सेना कह रही है कि चीन को हमने खदेड़ दिया है। आपके पास प्रूफ क्या है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है? बताइए ना, कौन आपके संपर्क में है? देखिए, सिलसिलेवार में बेनकाब करता हूं। मैं सुन तो नहीं पाया सुधांशु जी ने क्या कहा, मगर मुस्लिम लीग के संदर्भ से मैं प्रारंभ करता हूं। ठीक है सर। शर्मनाक बात है, वो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, उस मुस्लिम लीग के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के विचार के बुनियाद के पत्थर उस समय खड़े थे आजादी के पहले, और आजादी के बाद इस मुस्लिम लीग, जो नई मुस्लिम लीग बनी, जिसको सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अंसारी जी की बात कर रहे हैं, उस पर भी मैं खुलासा करता हूं।
याद कीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने 1941 में जिस फजलुल हक के साथ सरकार बनाई, उसने मुस्लिम लीग के 1940 के 23 मार्च के प्रस्ताव को पढ़ा कि मैं अलग पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पढ़ता हूं 40 में। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई। 1943 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और उसने 13 मार्च 1943 को एक प्रस्ताव सदन में इनकी मौजूदगी में पढ़ा कि हम प्रतिबद्धता दर्शाते हैं कि हम अलग पाकिस्तान बनाकर रहेंगे। अब आगे बढ़िए, यहां तक बात नहीं थमती। अटल बिहारी वाजपेयी 20 फरवरी 1999 मीनारे पाकिस्तान गए। क्या मीनारे पाकिस्तान? वो मीनारे पाकिस्तान जहां 23 मार्च 1940 में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा। पाकिस्तान के पत्रकारों ने कहा, अटल जी हिंदुस्तान में तो इस पर बड़ा बवाल हो जाएगा। उन्होंने कहा रिकॉर्ड पर कि मैं इसकी चिंता नहीं करता, मैं पाकिस्तान के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि हम हैं कि इसलिए यहां पर आए। जिन्ना की मजार पर भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा आडवाणी जी गए और उन्हें धर्मनिरपेक्ष कहकर उन पर माल्यार्पित किया। अब आ जाइए 1912 में नागपुर में जहां संघ का मुख्यालय है, स्थानीय निकाय के चुनाव में मुस्लिम लीग के साथ ये गठबंधन करते हैं, वहां स्थानीय निकाय की सरकार बनाते। और मैं पढ़ना चाहता हूं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के विधायक फडणवीस ने कहा, मुस्लिम लीग के नगर सेवकों ने पिछले निकाय में भी भाजपा के नेतृत्व वाले मोर्चे को अपना समर्थन दिया था। शहर के 2 विधानसभा क्षेत्रों नागपुर और मध्य नागपुर पश्चिम में मुस्लिम वोट एक निर्णायक कारक हो सकता है। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया जो सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। अब आ जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे साहब क्या बात करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, भूल गए प्रधानमंत्री जी का प्रेम पत्र कि मैं याद दिलाऊं आपको। ये लिखा प्रधानमंत्री जी ने इमरान खान को, कब लिखा? उन्होंने कहा कि ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान आई एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्या है पाकिस्तान दिवस? वो 23 मार्च 1940 से पाकिस्तान दिवस मनाते हैं, जिस दिन वो लाहौर का प्रस्ताव उन लोगों ने पढ़कर सुनाया। अरे साहब शर्मसार कर देने वाली बात है, इस मुस्लिम लीग के साथ भी आप गठबंधन में थे और भूल गए। जब राहुल गांधी जी कहते तो अप्रामाणिक बात नहीं कहते। आपका राजनीतिक दल भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल जब उसने रजिस्ट्रेशन कराया तो उसकी बाध्यता थी। क्या लिख रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? जब आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कहते हैं कि अनिवार्य रूप से जो 29A सेक्शन के तहत आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India. The above mandatory provision must be included in the text of the party constitution. वो कहते हैं कि राजनीतिक दलों के संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता शब्द अगर नहीं होगा तो हम मान्यता नहीं देंगे। इसी आधार पर राहुल गांधी जी ने कहा तो आप मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए तो चलता है। बात रही चीन की तो एक बात बता दूं सुधांशु त्रिवेदी जी, 6 अगस्त को डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने दस्तावेजी प्रमाण में वेबसाइट पर डाला था, जिसे उसी दिन हटा लिया गया। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि यूनिलैटरली चीन ने स्टेटस को चेंज किया है। आप कोनचेक स्टेन जी जो लद्दाख के मंत्री हैं उनको सुन लीजिए, उन पे ट्विटर हैंडल पर जाइए। उन्होंने कहा 50 वर्ष से जो पोस्ट हमारे पास थी पेट्रोलिंग पॉइंट 16 वहां पर अब बफर जोन बना दिया, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक बफर जोन बना दिया, हमें जाने की अनुमति नहीं है। जो दौलत बेग ओल्डी की विश्व की सबसे ऊंची पोस्ट है वहां पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 8, 13 चीन आकर बैठा है हिंदुस्तान की भूमि पर। आप चले जाइए तापिर गांव, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आप सुधांशु त्रिवेदी जी, सदन में रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी 40-40 किलोमीटर तक चीन अंदर घुसकर आता है, अरुणाचल प्रदेश में हमारे नागरिकों को अगवा करके ले जाता है। उसने 100 घरों का एक गांव अरुणाचल प्रदेश में बना लिया। इतना ही नहीं, उसने भूटान में भी एक गांव बनाया। और आश्चर्यजनक बात यह है कि भूटान की सरकार ने आकर यह बयान दिया कि वो हमारी भूमि पर नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी वो फिर किसकी भूमि पर है? क्या भूटान ने चीन को भूमि समर्पित कर दी? इस बात का खुलासा आपको करना पड़ेगा। जब स्टैंड ऑफ 71 डेज का हुआ था डोकलाम में, तब भी आपने ये कहा था देश को कि डिसएंगेजमेंट हो गया, लेकिन वहां परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। 5 मार्च 1918 को तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये लोकसभा में स्वीकारा। आंखों में धूल झोंकना बंद कर दीजिए। राहुल गांधी जी एक निर्णायक लड़ाई कर रहे हैं।
आपके छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ इस अभय घोटे को जी, उतार के आप रहेंगे जब और 2024 आप जब इतनी सारी बातें करते हैं तो फिर हमें अक्सई चिन्ह भी याद आता है, वो कैसे भूल जाते हैं। यहाँ 1500 किलोमीटर की बात आ रही है और वो 3200 के पार जाता है पूरा का पूरा मामला। लेकिन ठीक है, आपने दोनों सवाल पूछे हैं, हम दोनों सवालों के जवाब। अभय जी प्लीज। अरे वो लड़ाई लड़ी थी हमने। सर सुनिए, वो लड़ाई लड़ी, क्या लड़ाई? आप वहां पर, ये बात तो सही वहां है ना पर सर? पंडित नेहरू ने ये आप नहीं कह रहे किया हैं, पन्नों का जिक्र कर रहे हैं। अबे जी, आप पन्नों का जिक्र कर रहे हैं, ये पन्नों में इंगित है कि नहीं है कि वहां कोई वेजिटेशन नहीं है, ये हमारे काम की जमीन नहीं है और उसके बाद ये दे दिया गया था चीन को, ये झूठ है? अब आप सुनिए, इसका जवाब सुन लीजिए। क्या उस समय पंडित नेहरू ने यह कहा कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है? पूरी दृढ़ता से लड़े और चलते युद्ध के दौरान अटल जी के कहने पर सदन आहूत किया और सदन में चर्चा की हम लोगों ने। इस पर इसलिए मैं चर्चा नहीं कर सकती हूँ ना सर, क्योंकि हिंदुस्तान का जिक्र है, सेना का क्या? मैं सेना पर सवाल तो अभी आप उठा रहे हैं, हम थोड़ी उठा रहे हैं अभय जी। आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। अब सुधांशु जी को मौका दीजिए बात रखने का। सुधांशु जी, पहले मैं दो छोटी सी बात पूछ लेता हूं, उसके बाद इनकी बात का जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि तापिर गांव ने सदन के पटल में बोला है, तो मैं इनको कहता हूं सदन के पटल की कार्रवाई तो उपलब्ध होती है, आप निकाल के दिखाइए तापिर गांव जी ने कहां बोला है कि चीन आया हुआ है, कुछ भी आकर बोल देना। और आपने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में मान्यता तभी मिलती है जब आप धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, और इसी आधार पर मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक ही लाइन में जवाब दे दीजिएगा अभय जी, भाजपा सेकुलर है कि नहीं? बोलिए, भाजपा सेकुलर पार्टी है कि सांप्रदायिक? ये जवाब आपको देना है। आहा, मुस्लिम लीग तो एब्सोल्युटली सेकुलर है, तो मगर भाजपा के लिए सेकुलर नहीं निकलेगा, उसके लिए चुनाव आयोग और फलाना नियम और सब वो हो जाएगा। चलिए, वो भी एक्सपोज करता हूं। अब मैंने आपसे बस हाँ या ना धर्मनिरपेक्ष प्रश्न खड़ा बोल चुके, ये बाद में जोड़ा गया संविधान का हिस्सा नहीं था। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, अब आपको हाँ या ना देना था, बाकी आप सर भाषण दे चुके, भाषण देने के लिए नहीं है। अब मैं बताता हूं कितने सेकुलर है, उसका भी जवाब देता हूं। जून 2013 केरल में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मिलीजुली यूडीएफ की सरकार थी। मल्लापुरम की जिला पंचायत प्रस्ताव पारित करती है कि चूंकि मल्लापुरम अब मुस्लिम बाहुल्य जिला हो गया है, तो वहां लड़कियों की शादी की संविधान सम्मत उम्र जो 18 वर्ष थी उस समय, उसे घटा के 16 कर दिया जाए। मुस्लिम लीग ये मांग करती है और कांग्रेस की सरकार उसको स्वीकार कर लेती है। वो जून 2013 में ऑर्डिनेंस जारी कर देती है। वो तो बाद में बवाल मचता है तो वो उसको विड्रॉ करते हैं। ये सेकुलर मांग थी ना कि मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए अब संविधान की परिधि से हमें बाहर कर दिया जाए शादी को लेकर, यह सेकुलर मांग थी। इसलिए जो, और आपके मुंह से शब्द नहीं निकला, आरएसएस तो बोको हराम है, आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड है, आरएसएस आतंकवादी संगठन चलाता है, बजरंग दल आतंकवादी है, मगर सिमी सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई सांस्कृतिक संगठन है, और मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर है। मेरे विचार से देश को बहुत अच्छी तरह बात पता। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग बहुत आजादी के जमाने की बात में चले जाते हैं, ये बताइए, आप कहते हैं 1940 में ऐसा हुआ था, कांग्रेस ने क्या आपत्ति की थी बताइए मुझे? कांग्रेस ने तो 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग बाकायदा अपनी कार्य समिति में प्रस्ताव पारित करके पारित की थी। अगर अभय दुबे जी आपको न याद हो तो मैं याद दिला दूं, उस समय उस कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और स्वागत समिति के अध्यक्ष थे जगत नारायण मुल्ला, जो शहीद चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के वकील थे। इसलिए, और उसके बाद सुनिए, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे। नेहरू जी याचना नहीं किए थे मुस्लिम लीग से कि आओ सरकार में शामिल हो जाओ, आओ सरकार में शामिल हो जाओ, मगर मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुई। और आखिर में आपने अप्रैल 1946 में अपनी कांग्रेस कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। तो जो लिखत पढ़त में अपनी कार्य समितियों में प्रस्ताव पारित कर चुके, उनकी यह बात पूरी तरीके से सबको यह बात पता है कि क्या हुआ था। और चीन के बारे में बता देना चाहता हूं, फरवरी 1959 में उस समय चाइना का बॉर्डर विदेश मंत्रालय देखता था, रक्षा मंत्रालय नहीं देखता था। बाकायदा विदेश सचिव ने नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि साहब उन्होंने 1200 किलोमीटर अंदर सड़क बना ली है। नेहरू जी ने कहा कि इसको वेरीफाई करो। अप्रैल में वेरीफाई कर दिया गया। तो नेहरू जी ने कहा आई विल डील द मैटर पर्सनली। और अप्रैल 1960 में, एक साल के बाद, माओ आए भारत में 5 दिन, जबरदस्त स्वागत, चलिए वहां तक भी ठीक है,
दिसंबर 1960 आप चाइना को स्थायी सीट यूएन में देने की वकालत कर रहे हैं। तिब्बत चीन का है, कोई मानने को तैयार नहीं था। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी ने न सिर्फ उसका समर्थन किया बल्कि धमकी दे दी कि अगर चीन को नहीं बुलाओगे तो हम भी नहीं आएंगे। इसलिए वो सारी बातें सबको पता हैं और आज भी हम कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं पर चीन आया हुआ तो आज गूगल मैप का जमाना है ना, दिखा दीजिए उस डेट का लोकेशन ये थी, आज की लोकेशन ये है। मगर आप कैसे दिखाएंगे? आप तो चाइना के साथ करार करके बैठे हुए हैं। उस करार का इकरार और इकरार से उपजा हुआ प्यार आपके दिल में इतना है कि ना वो करार का इजहार कर रहे हैं और ना ये गूगल मैप की बात दिखा रहे हैं। अभय जी, गूगल मैप। रूबिका जी, ये झूठ बोलते हैं तो आवाज थोड़ी भारी कर लेते हैं और अपनी तकरीर फिर से जारी कर लेते हैं। अरे इनसे पूछिए कि 1939 में ही जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्य समिति में यह प्रस्ताव पारित करके कि बरतानिया हुकूमत बाध्य कर रही है भारत के नागरिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों के रूप में भेजने के लिए, और हमने सारी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। जानते हैं, उसी के बुनियाद के, उसी की वजह से इन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया हमने 1942 में, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदन में प्रस्ताव पारित कर रहे थे उसी फजलुल हक के साथ, और बर्तानिया के गवर्नर को देकर आए कि कैसे इस भारत छोड़ो के आंदोलन को कुचलना है। बात रही चीन की साहब, तो एक बात समझ लीजिए, चीन को सिर्फ आपने सरहदें ही पार नहीं कराई, व्यापार की हदें भी सारी पार करा दी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए, 100 बिलियन से अधिक डॉलर का आपने इंपोर्ट करके हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। बॉस, आपने खूब महिमा मंडित किया कि प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया ने बॉस की उपमा दी। प्रधानमंत्री जी ने भारत की भूमि पर चरण रखा और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि 5 राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत आपके शासित राज्य के छात्रों को अब हम प्रवेश नहीं देंगे उनके 2 विश्वविद्यालयों में। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ट्रंप साहब से गले मिले, खूब प्रचारित किया रूबिका लियाकत जी ने कि देखिए विश्व के नेता हो गए प्रधानमंत्री जी, लेकिन जब ट्रंप से गले मिल रहे थे तो उस ट्रंप साहब ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसमें हम 2000 आइटम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को। 70 के दशक से हिंदुस्तान करता आ रहा था क्योंकि अमेरिका हमारा ट्रेड प्लस पार्टनर था। एक शब्द उसके बाद प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला। उसने H1B वीजा कैंसिल किया, हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिस दिन प्रधानमंत्री जी विजिट कर रहे थे उसके एक दिन पहले अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, हम पेरिस कन्वेंशन से बाहर होते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज को भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अभी प्रधानमंत्री जी के बड़े अभिन्न मित्र हैं पुतिन साहब, प्रधानमंत्री जी उनसे भेंट करते हैं और निर्णय होता है कि क्रूड ऑयल, सस्ता क्रूड ऑयल रशिया इंडिया को देगा। आप बताइए उसके 1 पैसे का भी फायदा हिंदुस्तान के नागरिकों को मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 2 धन्ना सेठों की रिफाइनरी में वो रशिया का सस्ता क्रूड ऑयल आकर रिफाइन होकर यूरोपीय यूनियन को बेचा जा रहा है और वो धन्ना सेठ माल कमा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 में भराने को बाध्य हैं, 60-70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार भरवाने के लिए बाध्य हैं, 60 और 70 रुपए की दाल और तेल 200 रुपए के पार कर देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी। तो राहुल गांधी जी इन बुनियादी विषयों को, तमाम सवाल यहाँ पर सुनिए, मैं सुधांशु जी से बुनियादी सवाल पे बात कर लेते हैं। सुधांशु जी से सवाल पूछूं, बस उससे पहले मुझे बस इतना बता दीजिए, आपने मेरा जिक्र किया कि मोदी जी वहां गए थे। भाई, देश का प्रधानमंत्री कहीं जाएगा और उसे बॉस कहा जाएगा तो मुझे तो फख्र होगा सर, और मैं तो फख्र के साथ कहूंगी। आपको जलन होती है, राजनीतिक जलन होती है तो हो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर आपकी पार्टी से चुन लिया गया कोई प्रधानमंत्री भी वहां जाएगा और उसे कोई बॉस पुकारेगा तो मैं उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही फख्र के साथ उस खबर को पढ़ूंगी, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। इसलिए नहीं कि वो आपकी विचारधारा से नहीं ताल्लुक रखते हैं, इसलिए क्योंकि हम कुर्सी का रिस्पेक्ट करते हैं, पहली बात। दूसरा, आपने तमाम चीजें बता दी सर। एक सेकंड अभय जी, सुन लीजिए पहले प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। आप जो है कह रहे हैं कि वो फला जगह पर मिलकर आते हैं और चीजें बदल देती है, खराब हो जाती है। मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है वो किससे मुलाकात करके आए हैं? वो तो किसी से मिले नहीं ना पीएम वहां पर जाकर। तो वो तो कह रहे हैं कि 2013 में जिस तरीके का हिंदुस्तान था उससे अलग इस वक्त हिंदुस्तान है। 10 बहुत इंपॉर्टेंट बातें उसने इशू की है हिंदुस्तान के संदर्भ में।
मॉर्गन अब स्टैनली ने आप क्या मैं कहा? जवाब दे दूं। पढ़ेंगे सर, वो एक नहीं मिनट। पढ़ेंगे। अब अभय जी प्लीज, देखिए मुझे अपनी बात अभय कहने जी का के मौका अभय जी के मिलना मन चाहिए। की अभय जी आप सुधांशु काफी जी, लंबा बात भाषण दे सुनिए। चुके हैं सर। सुधांशु जी, अब बात अब करने अभय के जी बाद आप बहुत लंबा भाषण दे चुके हैं, अब हमें एक अपना मिनट। वक्तव्य देने दीजिए, उसके उपरांत आप बोलिएगा। देखिए सुधांशु अभय जी जी, के एक दिल का सेकंड। दर्द समझा जा सकता है। एक उसके बाद नहीं, एक 10 सेकंड, अच्छा बोल लीजिए, एक छोटा सा स्पष्ट। चलिए चलिए। रूबिका जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्हें बॉस कहा जाएगा तो मुझे भी गर्व होगा। मैंने सिर्फ सवाल ये किया कि आपने उसके बाद प्रतिप्रश्न नहीं किया बॉस से कि बॉस ऑस्ट्रेलिया ने ये कर दिया, बॉस रशिया ने, अमेरिका ने, उस पर बात की मैंने, और कोई बात। अभय जी, वो जो खबर आप बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री के जाने से पहले की खबर थी। इतना आपको पता होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इतना विश्वास ना किया करे सर। आप भी जानते हैं कि वो बाद में फैलाई गई थी और उसके ऊपर क्लैरिटी आ चुकी थी। मैं उसमें नहीं जाना चाह रही हूं। देखिए सुधांशु। कांग्रेस पार्टी और अभय जी के दिल का दर्द समझा जा सकता है यदि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोई दुनिया के दूसरे देश का प्रधानमंत्री बॉस बोल दे, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री के साथ विनम्रता से कहना है वो तो अपने ही घर में बॉस नहीं थे, अपनी सरकार के बॉस नहीं थे, उनके तो बॉस कोई मैडम थी। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, कोई हम पे आरोप मत लगाइएगा। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोला है मनमोहन सिंह जी ने कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने आदेश मुझे दिया है। तो आपके पीएम का तो बॉस ही घर में कोई और था, तो विदेश में तो आपके कलेजे पे सांप लौटना जरूरी है कि जिस समय मोदी जी को बॉस कहा जा रहा। अब बुनियादी मुद्दे की बात करते हैं, बहुत बुनियादी मुद्दे की बात करते हैं, जहां से सैन फ्रांसिस्को से बैठ के ज्ञान दे रहे हैं राहुल गांधी जी अमेरिका में। बताइए अमेरिका में इस समय क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 4.95%, जो अमेरिका की 40 साल की सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। और आपको पता है कि 21 नवंबर 2021 को व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए जाके, अमेरिका ने पहली बार इतिहास में अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला। किसके लिए? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। यह भी बोल देते, वो सिलिकॉन वैली में जाके बोले सिलिकॉन वैली बैंकक्रप्ट हो गया। और इधर हमारे बारे में आईएमएफ ने क्या कहा? 7.2% की ग्रोथ रेट, जो वर्ल्ड में इस समय सबसे ज्यादा है। वहां पर अमेरिका में भुगतान का संकट है, ये सारे लोगों को पता है। उसके बावजूद यही मुद्दा बोल देते ना। और आज के जमाने में जाके डेमोक्रेसी पे भाषण देते हैं। आज ग्लोबल विलेज कहा जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए कहा जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल डेमोक्रेसी नहीं है। आज इंग्लैंड में कितनी है ग्रोथ रेट? बताइए, इंग्लैंड में कितनी है रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 1% के आसपास ग्रोथ रेट है। और हमारी ग्रोथ, वर्ल्ड की ग्रोथ रेट आईएमएफ के अनुसार 2.9% और हमारी 7.2% हो गई है। और ये क्रिस्टीना जियोर्जीवा जो आईएमएफ की चीफ है, उन्होंने कहा है, उस आईएमएफ की चीफ जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा अगर आईएमएफ के बारे में बोलना हो। बुनियादी मुद्दों पे तो बोलने की स्थिति नहीं है। विदेश में जाकर हाँ इन मुद्दों पे बहुत बोलते हैं। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो बड़ा सांप्रदायिक और उस जमाने में बोलने लगते हैं, देखिए रूबिका जी, इनकी फितरत देखिए। मतलब हम तो 1980 में बने भाजपा के रूप में, हम जनसंघ के रूप बने 1951 में, हमसे जवाब मांगते हैं 1941 का। वाह, हिंदू महासभा का जवाब हमसे 1906 का मानते, और वह मुस्लिम लीग जिसका पहला सदर मोहम्मद इस्माइल, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग का मद्रास प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष था, जिसने मुस्लिम लीग बनने के बाद, या आज की मुस्लिम लीग बनने के बाद, जानते हैं उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? कायदे मिल्लत। क्योंकि वो कायदे आजम थे जिन्ना, तो ये कायदे मिल्लत बने थे। नहीं, वो तो अलग है। मगर 1906 की हिंदू महासभा का 1951 के बाद के जनसंघ से नहीं, 1980 के बाद की भाजपा से भी पूछना। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं, आप कहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गए दुबे जी? आप तो जनवरी 1979 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर्ड हुए। नहीं तो दिखाइए 1979 में आपका चुनाव आयोग से जो मान्यता मिला, जो हाथ का पंजा मिला है, जो पहले गाय बछड़ा हुआ करता था, वो कांग्रेस आई को मिला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को? नहीं, हम तो वही है 1885 वाली, चाहे कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस अटल जी ने कहा था कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कितनी बार टूट गई। नहीं, हम तो वही हैं, मगर मुस्लिम लीग वो नहीं है। इतने भोलेपन से अगर आप सोचें कि जनता को भरमाने में सफल हो जाएंगे तो यह आपके लिए संभव नहीं है। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, बहुत आप आजादी के आंदोलन और उसकी बात कहते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं 46 में 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, 15 अगस्त 47 को नहीं। जब वेवल ने शपथ दिलाई थी तो उस समय ना संविधान था, न विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान था। तो जब वाइस रॉय से किसकी निष्ठा की शपथ लेकर सत्ता पाए थे? क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी ना 2 सितंबर 46 को। लोहिया जी जैसे लोगों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी उसमें नहीं थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हमसे पूछते हैं 42 का, अरे भाई उसके बाद तो नेहरू की कैबिनेट में रहे 47 48 में, फिर इस्तीफा देकर आए हैं कश्मीर के मुद्दे पे, तब हमारी पार्टी बनाई है। तो काहे लिए थे भाई कैबिनेट में नेहरू जी, बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं जाते हैं कुछ और कहना कुछ और कर देते हैं। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये जो सेकुलरिज्म का राग 1976 के बाद से, चूंकि वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था और उसका जो दुरुपयोग किया है और अभी तक 7 समंदर पार जाके भी वो उसी चक्कर में पड़े हैं, तो कांग्रेस और सेकुलर सुरमाओं के लिए एक पंक्ति लागू होती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अभय जी, शुरुआत आप भी पंक्तियों से करेंगे या फिर लॉजिक देने वाले हैं? एक टूटी हुई कश्ती भी अगर इरादों से उतर जाए तो बड़े बड़े तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। तो राहुल गांधी अकेला लड़ रहा है दृढ़ता से इन लोगों से। विडंबना देखिए, तुलना क्या करते हैं। यूके में देख लीजिए इन्फ्लेशन, अमेरिका में देख लीजिए इन्फ्लेशन। अभी इनके एक पूर्व मंत्री आए थे, ज्ञान परोस गए कि साहब हमारी जीडीपी ने यूके को भी पार कर दिया। अरे साहब, पर कैपिटा जीडीपी कितनी, 6.7 करोड़ लोग हैं वो, उनका $47,000 से अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कैपिटा जीडीपी में। हिंदुस्तान की आपने क्या कर दी, $2200। तो बुनियादी अंतर 5% भी नहीं है। और तुलना करते हैं इन्फ्लेशन की, वहां के लोगों की आमदनी देख लीजिए और यहां क्या हाल कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, वो देख लीजिए। 84 करोड़ लोगों को आपने आमदनी छीन ली, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन दिए। महामारी की विभीषिका में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। जो हिंदुस्तान के संसाधन है, 1% लोगों के पास 60% संसाधनों का प्रवाह प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। तब आप दुहाई देते हैं हिंदुस्तान की। आपकी खुद की तो सरकारों की रिपोर्ट देख लीजिए। एनएसएसओ की रिपोर्ट ये खुलासा करती कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। एनएसएसओ की रिपोर्ट ये खुलासा करती है कि 40 वर्षों बाद ऐसा हुआ कि जो रूरल कंजम्पशन था, पढ़िएगा 177 रिपोर्ट नंबर को, वो कहते कि 580 रुपए रूरल कंजम्पशन आ गया प्रति व्यक्ति प्रति माह हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र में। इसका अर्थ ये क्या जानते हैं? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना फूड पैटर्न चेंज कर दिया। लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जिसने कहा कि 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में परोस दी गई। ये सारे साक्ष्य मिंट स्ट्रीट मेमो को पढ़ लीजिए। आरबीआई की रिपोर्ट, जो आप नोटबंदी का महिमा मंडन कर रहे थे, उस पर उन्होंने कहा है कि उस नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान के एमएसएमई को बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा। ये मेरी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो दावे किए थे, एक भी उठा कर देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी आते ही 3 अध्यादेश लेकर आए किसानों की जमीन हड़पने के। राहुल गांधी जैसे नेता मैदान में उतरे और उनको बैक ट्रैक करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने किसानों का बोनस छीन दिया, 150 रुपए का सबसे पहला आदेश दिया कि जो भी राज्य प्रांत की सरकार 150 रुपए गेहूं और चावल पर बोनस देगी, उसके पीडीएस से ज्यादा हम अनाज खरीदना बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना हमारी। तो प्रधानमंत्री जी बताइए, गुजरात प्रांत में उस फसल बीमा योजना को क्यों बंद कर दिया? 6 प्रांतों ने बंद कर दिया। 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमा लिए। आपने कहा हम आशा स्कीम लेकर आ रहे हैं, प्राइस इंटरवेंशन, प्राइस डिफिशियंसी, कि जब अगर अनाज के दाम कम होंगे ऑयल सीड्स के, तो सरकार मुहैया करेगी। अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि प्रधानमंत्री जी आपने 500 करोड़ का प्रोविजन रखा था, खर्च एक भी नहीं किए। इस बार मात्र 1 लाख रुपए उसमें रखे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बताया कि 4 सालों में 78,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के आपने खर्च नहीं किए। हर एक मंत्रालय को उठाकर देख लीजिए। मैं इन सारे दावों के जवाब मांगना चाहती हूँ। ओके सर, इसलिए क्योंकि फिर मुझे ब्रेक लेना होगा। उससे पहले जो आपने अभी दावे किए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि आप कहते कुछ और हैं लेकिन पन्नों में कुछ और दर्ज है। अभी मैं हकीकत में बोल देता हूं। अभी बोल गए 27 रुपए पर डे की आमदनी रह गई है किसानों की। अरे भाई, क्या आप कुछ भी फर्जिफिकेशन में बोलने लगते हैं मान्यवर। 6,000 रुपया तो सीधे दिया जा रहा है। 6,000 रुपए का मतलब हुआ कि 500 रुपया महीना। अगर 500 रुपए महीने को आप करेंगे तो 17-18 रुपया पर डे तो केवल इस 6,000 का हो गया। मतलब बाकी में 2-4 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है।
तो ये किस प्रकार के आंकड़े? वही हंगर इंडेक्स में भारत पीछे है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, और प्रेस फ्रीडम, देखिए आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया आपकी बात, सब जो भी आप बोलते रहे, चाहे मुझे अनाप शनाप भी लगा, मैं शांति से सुनता रहा। और प्रेस फ्रीडम में वो चाइना से पीछे है, जहां पर की उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का कन्वेंशन हुआ जिसमें हु जिनताओ को हाथ पकड़ के ले जाने के अलावा कोई दूसरी फोटो नहीं दिखा पाया कोई, मगर प्रेस फ्रीडम में भारत से ऊपर है। मतलब ऐसे ऐसे विचित्र आंकड़ों के ऊपर आप लोग जिस प्रकार से अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं, उसी कारण ये समस्या होती है। अब आपने इंग्लैंड की इकोनॉमी की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात कहेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम तो सिंगापुर की है, तो वो सबसे मजबूत देश हो गया है। ठीक है, वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा, और पर कैपिटा और वर्तमान का भी अंतर बताता हूं। एक छोटी सी पानी की बोतल, छोटी वाली 250 मिलीलीटर वाली कितने की मिलती है? 10 रुपए की। और वहां कितने की मिलती है? अमेरिका में $1.5 की, 120 रुपए की। आज यहां भारत में जाके 60-70 रुपए में आप नाश्ता कर सकते हैं। अमेरिका में चुनौती कहता हूं 30 सेंट में नाश्ता करके दिखा दीजिए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि जब आप इसमें तुलना करते हैं उसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। जैसे यहां पर तो आपको मुफ्त में भी खाना मिल जाएगा, गुरुद्वारों में लंगर में मिल जाएगा, मंदिरों में भंडारे में मिल जाएगा, दिखाइए कहीं वहां मिलता हो मुफ्त का खाना, वहां तो कहते हैं मिलता नहीं। खैर, परचेजिंग पावर पैरिटी में हम नंबर 3 की अर्थव्यवस्था है भाई, अमेरिका और चाइना के बाद। इसीलिए ये लोग जब अपने हिसाब से चीजों को घुमाना शुरू करते हैं तो ये भी नहीं ध्यान रख पाते। और अंत में एक बात कह दूं, इंग्लैंड से तुलना की तो अभी नई संसद का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी सिंगोल ले आए, तो अरे साहब ये तो राज्याभिषेक जैसा दिख रहा है, और इसके अंदर तो हिंदू रिवाइवलिज्म दिख रहा है। और मजे की बात, वो इंग्लैंड जहां ऑफिशियली राज्याभिषेक हुआ, वो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी था, अरे वहां का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गो पूजा करता है गर्व के साथ, मगर आपको यहां सिंगोल में ग्लानि का अनुभव होता है। कुछ इंग्लैंड से ही सीख लेते भाई, दुनिया इतनी बदल गई कि आज इंग्लैंड भी भारत की परंपरा पर, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री गर्व करता है, मगर भारत के नेता को भारत की परंपरा पर ग्लानि का अनुभव होता है। ये मैकाले की मानसिकता। अभय जी, मेरे पास वक्त की कमी है, सच में वक्त की कमी है। मैं आप दोनों को आगे के लिए भी इनवाइट कर देती हूँ, अभी से ही आप मेरा इन्विटेशन कबूल कर लीजिए। और यहाँ पर आप दोनों ने अपने बहुत शानदार तर्क दिए हैं, देश की जनता ने आप दोनों को सुना है। पास कौन होता है ये मैं नहीं, जनता जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक बड़ी खबर दे दूं, पहलवानों के समर्थन में आयोजित खाप पंचायत का फैसला आ गया है। खाप पंचायत ने कहा है कि पहलवानों की शिकायतों का समाधान करना ही चाहिए और बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नहीं तो हम 9 जून को पहलवानों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और पूरे देश में पंचायत की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उस फैसले को सुना दिया गया है। खाप ने पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा है कि इनकी शिकायतों का निदान कीजिए और बृजभूषण को गिरफ्तार कीजिए, वरना 9 जून को हम जंतर मंतर कूच करेंगे और देश भर में पंचायत करेंगे। बड़ी खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, जहां इमरान की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही है। अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को 7 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। बुशरा बीबी को रावलपिंडी में पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अब रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक में आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।